हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य और व्याकरण एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि स का विवरण है। तो स का जो विवरण है कौन सा है? तो सघर्षी, ऊष्म, दंत्य और महाप्राण। कौन कौन से हैं? सघर्षी, ऊष्म, दंत्य और महाप्राण। इसका आंसर ए हो जाएगा। क से क वर्ग से प वर्ग तक के व्यंजनों का उच्चारण जो है वो जीभ के पश्च भाग या मध्य भाग और उग्र भाग से होता है। अब इस वर्गीय व्यंजन को हम कौन से व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं किस व्यंजन को? तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन मुख के मध्य से बोले जाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो है वो मुख के मध्य से बोले जाते हैं और इसका जो है य, र, ल और व व्यंजन है। इसी को हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द का उदाहरण जो है वो है राजा, राजपुत्र। तो इसका क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा, राज प्लस पुत्र। राजपुत्र का क्या हो जाएगा? राज प्लस पुत्र। पाठशाला, पाठशाला कब हो जाएगा? पाठ प्लस शाला। यह दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द है। तो पाठशाला, तो पाठशाला का क्या हो जाएगा? पाठ प्लस शाला। तो इन दोनों शब्दों के मिलने से एक पाठशाला बन रहा है। पाठ प्लस शाला। पाठशाला, पाठ प्लस शाला। अब है स्वामी भक्त, तो स्वामी प्लस भक्त हो जाएगा। अब जन्मभूमि, तो दोनों शब्दों के मिलने से जन्मभूमि बन गया। अब शब्द शक्ति, शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के तीन नाम हैं। शब्द शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर शब्दों के तीन नाम हैं। कितने नाम हैं? तो तीन नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं शब्द शक्ति के आधार पे? तो फर्स्ट है वाचक, सेकंड है लक्षक और थर्ड है व्यंजक। अब योग रूढ़ किसे कहते हैं? अब हम योग रूढ़ के बारे में देखेंगे। तो योग रूढ़ किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़, रूढ़ का मतलब होता है विशेष अर्थ हो जाता है, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे जैसे पीताम्बर, जैसे पीताम्बर,
जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, गिरी, गिरधारी, दशरथ। यह सब जो है यह उदाहरण योग रूढ़ का उदाहरण है। अब हम रूढ़ शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, जिन शब्द के सार्थक खंड न हो सके उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दिन, रात, रात, घर, चावल, यह सब जो है रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है? यह सब रूढ़ शब्द है। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चावल, दिन, घर, मुंह, घोड़ा, यह जो है यह रूढ़ शब्द का उदाहरण है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण है। निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा कमल। कमल जो है वह एक रूढ़ शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जमीन आसमान एक करना। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ है तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत अधिक परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक परिश्रम करना। जमीन आसमान एक करना का मुहावरा हो जाएगा बहुत अधिक परिश्रम करना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे देखते हैं फ्रेंड्स। आंखें फेरना, आंखें फेरना का मुहावरा क्या हो जाएगा? नजर बदलना। क्या हो जाएगा? नजर बदलना। अब है आंख दिखाना। क्या है? आंख दिखाना। आंख दिखाना। आंख दिखाना का क्या हो जाएगा? क्रोध प्रकट करना। आंख दिखाना का क्या हो जाएगा? क्रोध प्रकट करना। आंसू बहाना, आंसू बहाना क्या हो जाएगा? खूब रोना। क्या हो जाएगा? खूब रोना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना। देने से इनकार करना, देने से इनकार करना। आंखें खुलना, आंखें खुलना।
आंखें खुलना, आंखें खुलना, सजग, सजग होना, सजग होना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा आंखें खुलना, मतलब सजग होना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार हम कहते किसे हैं? तो अतिशयोक्ति अलंकार हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा से बाहर की बात कही जाती है, उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब हम रूपक अलंकार के बारे में देखते हैं। तो रूपक अलंकार जो है वो उपमेय में उपमा का आरोप रहता है, उपमान में उपमेय में उपमान का आरोप रहता है। क्या रहता है रूपक अलंकार में? उपमेय में उपमान का आरोप रहता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। और अतिशयोक्ति अलंकार जिसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई हो, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब अलंकार से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुप्रास अलंकार का भेद अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है? अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ये आंसर हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार जो है, अनुप्रास अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है अनुप्रास अलंकार? तो दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु प्लस प्रास, अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ है अनु का अर्थ है आवर्ती। क्या होता है अनु का अर्थ? आवर्ती। और प्रास का अर्थ है, प्रास का अर्थ है, प्रास का अर्थ है वर्ण। क्या है? प्रास का अर्थ है वर्ण। अब अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं? तो किसी भी वर्ण को जब दोहराया जाता है, किसी भी वर्ण को जब दोहराया जाता है तो वहां अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है?
आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। अब रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के आलोचक आलोचक और कहानीकार निबंधकार और अनुवादक कथाकार और कवि थे। रामचंद्र शुक्ल जो थे वो क्या क्या थे? तो हिंदी के आलोचक थे, कहानीकार थे और निबंधकार थे, अनुवादक थे और कथाकार थे और आदि कवि थे। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। यह रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, तैयारी 4 के लिए। कर्मवीर के संपादक थे तो कौन? कर्मवीर के संपादक जो थे वो कौन थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी। कौन थे कर्मवीर के संपादक? तो माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का रचना जो है, प्रमुख रचना, वो है हिम किरीटनी। हिम तरंगनी और युग चारण और समर्पण आदि जो है माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। कौन सी? पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली जो है वो कौन कौन से होते हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोली जो है वो कौन कौन सी है? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है कहाँ से?
तो सौरसेनी अपभ्रंश से। कहाँ से उत्पत्ति हुई है खड़ी बोली की? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश जो है वो निम्न आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से निम्न आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ है। और सौरसेनी अपभ्रंश जो है वो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती मैथिली शरण गुप्त को खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। किसको? तो मैथिली शरण गुप्त को मैथिली शरण गुप्त को खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। किसको? तो मैथिली शरण गुप्त को। अब आज का लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया हिंदी अनुवाद? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने कवि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम और मेघदूतम का हिंदी में अनुवाद किए हैं। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।